नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.in। आज मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और माइनर पेपर जो डीडीयू का माइनर पेपर है बैंकिंग एंड फाइनेंस COMM 203 दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बैंक ड्राफ्ट, देखिए 31 क्वेश्चन मेरे लास्ट वीडियो में हो चुके थे तो इसलिए 30 सेकंड से मैं शुरू कर रहा हूँ। 31 क्वेश्चन देखने के लिए लास्ट वाले वीडियो को आप देखें। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक ड्राफ्ट इज इशूड बाय, बैंक ड्राफ्ट जारी किया जाता है। तो इसमें कई ऑप्शन है कि बैंक ड्राफ्ट किस प्रकार के बैंक द्वारा जारी किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक है, निजी, प्राइवेट सेक्टर को निजी बैंक कहते हैं। रीजनल रूरल बैंक है यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। सी पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। और डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि बैंक ड्राफ्ट जो होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सार्वजनिक बैंक सभी के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अकाउंट पे चेक कैन बी पेड। अकाउंट पे चेक, नीचे हिंदी में दिया है, अकाउंट पे चेक का भुगतान किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि अकाउंट पे चेक क्या होता है, तो देखिए चेक के ऊपर जब दो तिरछी लाइन खींच दी जाती है, ठीक है, दो ऊपर अकाउंट के चेक के ऊपर जो अगर ऊपर दो कॉर्नर में दो तिरछी लाइन खींच दी जाती है उसी को क्रॉसिंग ऑफ चेक कहते हैं। और उसी ऐसे चेक को अकाउंट पे ही चेक कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंट पे ही चेक कहते हैं। यानी उस चेक का पैसा आपको बैंक में कैश नहीं मिलेगा, आपके खाते में वो चेक जमा हो जाएगा। यानी कि अकाउंट पे ही चेक कैन बी पेड एट कैश काउंटर। कैश काउंटर पे उसका पैसा मिलेगा आपको? नहीं, गलत है ये। एटीएम से पैसा मिलेगा, ये भी गलत है। सी बाय डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, ये एकदम सही है कि आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। हिंदी में भी देख लेंगे, अकाउंट पे ही चेक का भुगतान किया जा सकता है, बैंक के कैश काउंटर पर गलत है, एटीएम पर गलत है, बैंक के खाते में जमा करके, यानी कि सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैन नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर। पैन नंबर आवश्यक है, कहता है कितना रुपए जमा करना हो तो पैन नंबर आवश्यक है। आपको बता दें, अगर आप बैंक में जाते हैं और 50,000 रुपये से कम जमा करते हैं तो पैन कार्ड नहीं मांगेगा वो, ठीक है, या पैन नंबर नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप 50,000 रुपये से अधिक जमा करते हैं, 50,000 रुपये या उससे 1 रुपया अधिक जमा करेंगे एक बार में, तो आपसे पैन नंबर मांगा जाएगा। यानी कि इसका आंसर होगा सी, डिपॉजिट ₹50,000 एंड एबव। यानी कि अगर आप 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा जमा कर रहे हैं तो आपसे पैन नंबर मांगा जाएगा। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेमेंट ऑफ चेक कैन बी स्टॉप्ड बाय। कहता है कि चेक का पेमेंट कौन रोक सकता है या चेक का भुगतान रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जा सकता है, चेक का भुगतान कौन रोक सकता है, ठीक है। तो कहता है कि बेनिफिशरी, मतलब लाभार्थी जिसको चेक का लाभ मिलना है। बी नॉमिनी, नॉमिनी मतलब वो व्यक्ति होता है जिसका नाम, जिसको नामांकन किया जाता है, उसी को नॉमिनी बोलते हैं। और सी ड्रावर ऑफ चेक, यानी जो चेक का लेखक है, यानी जिसने चेक ड्रॉ किया है, लिखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए लाभार्थी, बेनिफिशियरी, नॉमिनी, ड्रॉवर ऑफ चेक में ड्रॉवर ऑफ चेक ही आंसर होगा। जो चेक लिखता है वही उसका पेमेंट रोक सकता है। चेक का भुगतान केवल चेक का लेखक, दराज लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, चेक का लेखक होगा। इसका आंसर होगा सी, वही रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या है। देखिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का मतलब क्या होता है कि जब एक साथ बहुत से खातों में पैसा भेजा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी डिविडेंड घोषित करती है, ठीक है, लाभांश घोषित करती है, तो जितने शेयर होल्डर होते हैं सबके खाते में अपने आप पैसा ट्रांसफ़र कर देती है वो,
भेज देती है एक ही साथ। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसमें जो है ऑप्शन जो दिया है कैश डिस्काउंट है, बता रहा है ये गलत है। रेमिटेंस थ्रू बैंक, बैंक के थ्रू भेजा जाता है, ये भी गलत है। ट्रांसफ़र ऑफ सोशल बेनिफिट सब्सिडीज डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशरीज। जो सब्सिडीज है, देखिए गैस की सब्सिडी आती है ना आपके यहाँ खाते में, तो ये किसके माध्यम से आती है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो सर्विस है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एक विधि है, एक तरीका है जिससे बहुत से खातों में एक साथ पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है या सब्सिडी ट्रांसफ़र की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 37वां क्वेश्चन है, एटीएम कैन बी यूज्ड फॉर। एटीएम क्यों यूज़ किया जाता है? कैश विड्रॉल के लिए, अकाउंट इंक्वायरी के लिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए एटीएम क्यों यूज़ किया जाता है? एटीएम का प्रयोग किया जाता है नगद पैसा निकालने के लिए, खाते के बारे में जानने के लिए, खाते का विवरण लेने के लिए, उपरोक्त सभी सब काम हो सकता है एटीएम के थ्रू। अगर एटीएम आपके पास है तो एटीएम से आप पैसा भी निकाल सकते हैं, खाते की पूछताछ भी कर सकते हैं, खाते का विवरण भी ले सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इज। देखिए आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, ज़्यादातर हम लोग सेविंग अकाउंट खोलते हैं, और जो बिजनेसमैन होता है वो करेंट अकाउंट खोलता है, चालू खाता। लेकिन कभी कभी हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ब्याज अधिक पाने के लिए फिक्स डिपॉजिट, एक लंबी अवधि के लिए पैसा जमा करते हैं, उसी को फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट ही आप जान लीजिए कि एक ऐसा खाता है जिस पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है बैंक में। तो कहता है क्या कि मैक्सिमम टेन्योर ऑफ फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा की अधिकतम अवधि क्या है? अधिकतम कितने साल के लिए जमा कर सकते हैं? तो आंसर होगा डी, 10 साल के लिए जमा कर सकते हैं। कितने साल के लिए जमा कर सकते हैं? 10 वर्ष के लिए जमा कर सकते हैं। टीडीएस का मीन्स क्या होता है? टीडीएस, एक टीडीएस होता है और एक टीसीएस होता है। टीडीएस का मीन्स होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, स्रोत पर काटा गया कर, ठीक है, यानी आंसर सी। देखिए टीडीएस का फुल फॉर्म होगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी आंसर होगा सी, स्रोत पर कर की कटौती। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है ना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक टीसीएस होता है, आपको मालूम है टीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उद्गम स्थान पर कर का संग्रह, ठीक है, उसी को बोलते हैं टीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट बैंकिंग रेफर्स टू। इंटरनेट बैंकिंग जो है क्या रेफर करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, कहता है ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू इंटरनेट। देखिए आप लोगों को इंटरनेट से बैंकिंग करते हैं, पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है, बहुत सा इंटरनेट के थ्रू आपने पैसा लेन देन करते हैं, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि इंटरनेट बैंकिंग क्या है। तो कहता है ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू इंटरनेट, आप अपने अकाउंट को मैनेज करते हैं, चलाते हैं इंटरनेट के जरिए, या ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू एटीएम, या एटीएम के जरिए चलाते हैं, वो है। एटीएम में तो इंटरनेट का यूज़ होता नहीं, बोथ है, ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो ऊपर लिखा है ए, वही आंसर सही है। ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से जो आप काम करेंगे वही इंटरनेट बैंकिंग है। 41 नंबर क्वेश्चन है, बैंक हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज इन इंडिया। ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी सबसे अधिक ब्रांच भारत में है? देखिए पब्लिक सेक्टर का रिजर्व बैंक के बाद सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं भारत में हैं, तो आंसर होगा बी, ठीक है। भारत में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है तो आप बोलेंगे भारतीय स्टेट बैंक। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, देखिए सामने है केवाईसी मीन। केवाईसी सब लोग नाम सुने हैं, केवाईसी सब लोग अपडेट कराते हैं, क्या है इसका फुल फॉर्म? तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने, ठीक है, नो योर कस्टमर, यानी कि आंसर होगा इसका ए। 42 का आंसर होगा ए। 43 क्वेश्चन है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए एटीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, स्वचालित टेलर मशीन, ठीक है, आंसर होगा सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यही एटीएम का फुल फॉर्म है, ठीक है।
अब पैन का मतलब पूछा है कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। पैन कार्ड बनता है ना, ठीक है। इनकम टैक्स में पैन कार्ड आपकी आइडेंटिटी है, पैन नंबर मिलता है, उसी से आपका पूरा विवरण आ जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। अस्थाई जो है अस्थाई खाता संख्या। देखिए पैन का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर, केवाईसी का नो योर कस्टमर, एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन और पैन का परमानेंट अकाउंट नंबर। आगे बढ़ेंगे। आधार क्या है, कितने डिजिट का नंबर होता है आधार पे? 12 अंकों का नंबर डिजिट होता है। क्या ये प्रूफ होता है यूडीआई द्वारा? दोनों है, नन ऑफ द अबव, कोई नहीं है। देखिए आधार 12 डिजिट वाला है, ये आज तक तो एकदम बिल्कुल सही है। 12 डिजिट का नंबर होता है आधार कार्ड पे, और ये UIDAI का प्रूफ भी है, आपकी पहचान पत्र भी है, यानी दोनों आंसर सही है। आंसर होगा सी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैंक पासबुक क्या होता है? कहता है इशूड बाय बैंक, बैंक देता है, सही है। कंटेन्स ऑल डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, सारी कंटेंट ट्रांजेक्शंस डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है। सो बैलेंस इन अकाउंट, बैलेंस भी बताता है। तो क्या ऑल ऑफ द अबव, यानी आंसर होगा इसका डी। ये सारे ऑप्शन सही, यानी आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए हिंदी में भी दिया है, बैंक पासबुक है, बैंक द्वारा जारी किया जाता है, बैंक खाते का लेन देन इसमें दिखाया जाता है, खाते में शेष राशि बताता है, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, पीपीएफ का मतलब क्या होता है? पेंशन प्लानिंग फंड, पर्सन हैविंग पेंशन फैसिलिटीज, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या परमानेंट प्रोटेक्शनर फोरम। हिंदी में भी दिया है। देखिए पीपीएफ का मतलब है पेंशन योजना निधि, या वह व्यक्ति जिसके पास पेंशन सुविधाएं हैं, सार्वजनिक भविष्य निधि या स्थायी व्यवसायी मंच। तो देखिए पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करेंट नोट्स आर इशूड बाई, करेंसी नोट्स आर इशूड बाई, नोट कौन इशू करता है देश में? आरबीआई। बड़ा सिंपल सा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई जो है नोट इशू करता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए हिंदी में भी है, करेंसी नोट जारी किए जाते हैं आरबीआई द्वारा, लेकिन 1 रुपये का नोट छोड़कर। 1 रुपये का नोट और सिक्के भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, और 1 रुपये के नोट पर भारत सरकार के वित्त अधिकारी का सिग्नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 49, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट के बारे में ये क्वेश्चन है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बैंक में आप कई तरह के खाते खोल सकते हैं। आप करंट, अगर व्यवसायी हैं तो करंट अकाउंट खोल सकते हैं, सैलरी वाले मिडिल क्लास फैमिली हैं तो सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर आप बहुत अच्छा ब्याज कमाना चाहते हैं, अच्छी इनकम चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट पैसा जमा कर सकते हैं। तो कह रहा है फिक्स डिपॉजिट कैन नॉट, पहला ऑप्शन दिया नॉट बी विड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी, क्या इसे मैच्योरिटी से पहले वापस नहीं लिया जा सकता? यानी जितने साल के लिए कराया 10 साल के लिए, तो क्या 10 साल पहले निकाल नहीं सकते? ये पहला ऑप्शन दिया है। पेड ओनली आफ्टर मैच्योरिटी, क्या ये केवल मैच्योरिटी 10 साल के बाद ही मिलेगा या 5 साल के बाद ही मिलेगा? या विड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी, क्या विड्रॉन हो सकता है मैच्योरिटी पहले, यानी 10 साल या 5 साल बीतने के पहले भी निकाल सकते हैं? ऑल ऑफ द सब सही है। देखिए फिक्स डिपॉजिट में वैसे तो नियम होता है कि आप उसको जो है कुछ साल के लिए, 5 साल 7 साल के लिए फिक्स करा देते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत इमरजेंसी, आप बीच में पैसा निकालते हैं तो आपका कुछ ब्याज काट दिया जाता है, आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 7-8 साल बाद ही निकालेंगे, लेकिन अगर आप निकालते हैं तो बहुत सा खर्च उसमें माइनस करते ही है, बैंक अपने चार्जेस माइनस करती है, उसके बाद आपको पैसा दे देती है। तो विड्रॉल क्या बिफोर मैच्योरिटी, इसको परिपक्वता से पहले वापस लिया जा सकता है फिक्स डिपॉजिट को, ऐसा नहीं कि नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इज पेड।
देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में बचत बैंक खाते पे जो जमा पर जो ब्याज भुगतान किया जाता है वो कैसे किया जाता है? हर महीने का होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है या ईयरली होता है? ये हर महीने मिलता है, क्वार्टरली 3 महीने पे मिलता है, हाफ ईयरली 6 महीने पे मिलता है या ईयरली? देखिए लिखा है हर महीने, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक। आपको बताएं सेविंग अकाउंट पे जो भी हमारा इंटरेस्ट मिलता है वो हाफ ईयरली मिलता है, यानी 6 महीने पे करके मिलता है। यानी कि आंसर हो जाएगा 50 का सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFT? EFT यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सिंपल सा याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडिया मनी मार्केट? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास। संगठित बाजार वो होता है जिस पर कंट्रोल होता है सरकार का, सेंट्रल एजेंसी, म्यूचुअल फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब सेंट्रल कहता है ऑर्गेनाइज मार्केट के हिस्से हैं। इस पर सेंट्रल इकोनॉमी का, सेंट्रल अथॉरिटी का थोड़ा कंट्रोल होता है। लेकिन चीट फंड, गांव में आप देखे होंगे चीट फंड कंपनियां चलती हैं, लोग पैसा मिलाते हैं और फिर बाद में भाग भी जाती है चीट फंड कंपनियां, धोखा हो जाता है। तो चीट फंड जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर डन? किस प्रकार की बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन किए जाते हैं? ई बैंकिंग में, इंटरनेट बैंकिंग में, एम बैंकिंग में, यूनिवर्सल बैंकिंग में? तो देखिए ई बैंकिंग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ई बैंकिंग के माध्यम से किए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, द मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू RTGS इज? अगर आप RTGS, देखिए पैसा भेजने का 2 तरीका है, एक नेफ्ट है, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, एक है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखिए ये दोनों का फुल फॉर्म बहुत पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। RTGS का ध्यान रखिएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और नेफ्ट का है, NEFT का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो पूछा है कि मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए जो RTGS से भेजी जाती है। तो मैंने बताया था, देखिए पैसा दोनों से भेजा जा सकता है, नेफ्ट से और RTGS से। पहले नेफ्ट में जो है 2 लाख रुपए से कम भेजा जाता था, 2 लाख रुपए से ऊपर RTGS से भेजा जाता है। ठीक है, वर्तमान में नेफ्ट में कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट नहीं है, कितना भी नेफ्ट के थ्रू भेज सकते हैं। लेकिन RTGS में है, RTGS में कम से कम 2 लाख रुपए आपको भेजने हैं। तो आंसर होगा मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू RTGS के माध्यम से भेजे जाने वाली न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए होगी। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर RTGS का ही एक क्वेश्चन है कि RTGS सर्विस विंडो फॉर कस्टमर्स ट्रांजेक्शन इज अवेलेबल टू बैंक फ्रॉम डैश टू डैश ऑन सैटरडे फॉर सेटलमेंट एट द RBI इन। कहता है ग्राहक लेन देन के लिए RTGS सेवा विंडो RBI की ओर से निपटान के लिए बैंकों को शनिवार को डैश से डैश बजे तक उपलब्ध रहती है। कैसे क्या बजे तक उपलब्ध रहती है शनिवार को? तो RTGS सुविधा शनिवार को 9 बजे से 2 बजे तक, बैंक भी 9 से 2 ही खुलते हैं, 9 बजे से 2 बजे तक उपलब्ध रहती है। आंसर होगा बी, 9 to 2 PM। नेफ्ट पे क्वेश्चन आ गया, देखिए इफ द नेफ्ट ट्रांजेक्शन फेल्स, अगर नेफ्ट का ट्रांजेक्शन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, द डेस्टिनेशन बैंक आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न द फंड टू द ओरिजिनेटिंग ब्रांच विथ इन। अगर मान लीजिए कि नेफ्ट से भेजा गया पैसा फेल हो जाता है, ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, तो जो गंतव्य बैंक है, जो डेस्टिनेटेड बैंक है, उसको मूल शाखा को पैसा कितने दिन के अंदर वापस कर देना चाहिए? यदि EFT ट्रांजेक्शन, NEFT ट्रांजेक्शन विफल हो जाता है तो बैंकों को, गंतव्य बैंकों को
कितने दिन के अंदर मूल शाखा को पैसा वापस करना होगा? आंसर होता है 7 दिन के अंदर। शाखा पर जो इस ब्रांच से आपने भेजा है वहाँ ब्रांच पे पैसा आ जाएगा 7 दिनों के अंदर, इन 7 वर्किंग डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीआई? आरबीआई का प्राथमिक कार्य क्या है? टू मैनेज द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध करना। टू इशू करेंसी नोट्स, करेंसी नोट जारी करना। टू रेगुलेट कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंकों को विनियमित करना। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी तो सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में 57 में आरबीआई का प्राथमिक कार्य सभी होगा, डी ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है ना। सारे काम हैं आरबीआई के, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध करना, करेंसी नोट जारी करना, वाणिज्यिक बैंकों को विनियमित करना, डी उपरोक्त सभी, तो ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर इसका। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए भारत में रिजर्व बैंक को ही केंद्रीय बैंक बोला जाता है। केंद्रीय बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर हुई। पूछता है रिजर्व बैंक की स्थापना किसकी सिफारिशों के आधार पर हुई, तो हिल्टन यंग कमीशन के आधार, सिफारिश के आधार पर। तो रिजर्व बैंक की स्थापना किस में हुई? 1935, यानी आंसर ए सही है बिल्कुल। 59 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द आरबीआई? वाह क्या क्वेश्चन है कि आरबीआई का क्या प्रतीक है? टाइगर, चीता, पॉम ट्री, ठीक है, ताड़ का पेड़, एलिफेंट, हाथी, बोथ ए एंड बी। देखिए जो आरबीआई का प्रतीक है वो टाइगर, चीता और पॉम ट्री दोनों ही है, यानी आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंट रेपो रेट सेंट बाय द आरबीआई? वर्तमान में करेंट रेपो रेट क्या है फरवरी 24 के आधार पर? रेपो रेट, ठीक है। अब रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से सिक्योरिटीज़, मतलब प्रतिभूतियों को देकर, सिक्योरिटीज़ को देकर उससे लोन प्राप्त करते हैं। आंसर होगा इसका सी, यानी 6.5% इस समय वर्तमान की रेपो रेट है, ठीक है। रेपो रेट ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल बैंक यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक है जो आपको आसपास दिखाई दे रहे हैं, जो भी पंजाब नेशनल बैंक और फलाने बैंक, जो भी बैंक हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं, एक जो सिक्योरिटीज़ बेसिस लोन लेते हैं, प्रतिभूतियों के आधार पर जो ऋण प्राप्त करते हैं, उसे उस दर को ही रेपो रेट कहते हैं, जिस दर पे वो लोन लेते हैं प्रतिभूति के आधार पर। और कितना रेपो रेट है? तो इस समय 6.5%, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल करेंसी लॉन्च बाय द आरबीआई? आरबीआई द्वारा जारी की गई डिजिटल मुद्रा का क्या नाम है? नाम सुना होगा आपने, ई रुपए। ई रुपए जो है डिजिटल करेंसी जो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन है, एक क्रांति है कि आपने ई मनी जारी की है। इसका आने वाले समय में बहुत ही दूरगामी, मतलब बहुत अच्छे दूरगामी प्रभाव होंगे। तो 61 का ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन विच कमीशन रिकमेंडेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड? देखिए अभी मैं पढ़ा ही रहा था, ऊपर बता भी रहा था कि, और क्वेश्चन भी आ गया कि कौन से कमीशन ने रिकमेंड किया था रिजर्व बैंक को इस्टेब्लिश किया जाए, स्थापना किया जाए, किसकी सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई? मैंने पहले ही बताया था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर, यानी आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 63 नंबर की द आरबीआई वाज ओरिजिनली सेटअप
आरबीआई को मूल रूप से स्थापित किया गया था किस बैंक के रूप में, कैसे बैंक के रूप में? तो जो आरबीआई है उसे प्राइवेट बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। आंसर होगा ए, शुरुआत में या प्राइवेट बैंक के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? देखिए सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के कह रहा हूँ, आरबीआई के पहले गवर्नर जो है वो थे, आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। मैं गलत बोल दिया था, भारत के गवर्नर जनरल गलत था। आरबीआई के गवर्नर जो है ऑसबोर्न स्मिथ थे पहले। और अगर ये पूछे कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर जो है आरबीआई के सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। आंसर होगा डी। देखिए भारत के रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो ए स्मिथ, ऑसबोर्न स्मिथ नाम था उनका। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 65, हु साइंस ऑन द 1 रुपी नोट? 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो आंसर होगा फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव। आंसर होगा सी। बाकी सभी नोटों पर रिजर्व बैंक का गवर्नर करता है। देखिए बाकी सारे पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है या फाइनेंस ऑफिसर का सिग्नेचर होता है। 66, व्हाट वाज द इनिशियल शेयर कैपिटल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ तो उसकी कैपिटल कितनी थी? ठीक है, 5 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ या 15 करोड़? देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रारंभिक शेयर पूंजी क्या थी? तो आंसर होगा 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए से ही रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन बैंकिंग एक्ट कम इनटू फोर्स? भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब लागू हुआ? तो आंसर सिंपल सा 1949, 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में। आपसे पूछता है इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो 1955 में। आरबीआई का कब हुआ? तो 1949 में। स्टेट बैंक को कब नेशनलाइज किया गया? तो 1955 में। स्टेट बैंक का नाम ही इंपीरियल बैंक था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट ऑफ द आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेंसी नोट? आरबीआई का कौन सा विभाग करेंसी नोट जारी करने के लिए जिम्मेदार है? तो आरबीआई का जो निर्गमन विभाग होता है, द इशू डिपार्टमेंट, मुद्दा विभाग लिखा है लेकिन निर्गमन विभाग बोलते हैं उसको। इशू डिपार्टमेंट जो होता है, निर्गमन विभाग, वही जो है सारे नोटों को जारी करने के लिए जिम्मेवार होता है। इंग्लिश में देखिए आंसर 69 का भी, द इशू डिपार्टमेंट। सॉरी 1 नंबर लिखिए। आगे आप जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था 71 नंबर देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडियन ओरिजिन? इंडियन ओरिजिन का यानी भारतीय मूल का पहला रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन था? मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला भारतीय गवर्नर पूछेगा तो सीडी देशमुख, और रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर पूछेगा तो ऑसबोर्न स्मिथ। तो इसमें भारतीय गवर्नर इंडियन ओरिजिन का पूछा है तो सीडी देशमुख का आंसर सही होगा ए। ठीक है, और ये हो गए हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह के सभी पेपर्स के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सारे पेपर्स के क्वेश्चन आपको मिलते रहें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन आपको मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।